गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल कुमार टेटे, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से। आज के ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे लोक प्रशासन पर। लोक प्रशासन एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है सेमेस्टर 4 के अंतर्गत, और ना केवल कोर पेपर के लिए बल्कि सेमेस्टर 4 के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों ने पॉलिटिकल साइंस लिया है उनके लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज के इस क्लास में हम लोक प्रशासन क्या है इसके अर्थ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। लोक प्रशासन के संदर्भ में कहा गया कि लोक प्रशासन दो शब्दों के मेल से बना है, लोक और प्रशासन। इसमें लोक का तात्पर्य खास करके सार्वजनिक से है। लोक का तात्पर्य जो है वो समस्त जनता से, इसका जो तात्पर्य है वो समस्त जनता से है, इसका जो तात्पर्य है वो जन से है, सार्वजनिक मामलों से है। वहीं प्रशासन का जो तात्पर्य है वह व्यवस्था करने से है। प्रशासन जो है वो व्यवस्था करने से, प्रबंध करने से इसका तात्पर्य लिया जाता है। अब दोनों शब्दों के अर्थ को यदि देखा जाए तो एक दूसरे में मिलाया जाए तो कहा जा सकता है कि लोगों की सेवा करना ही लोक प्रशासन है। लोगों की व्यवस्था या प्रबंध करना, लोगों के लिए जन कल्याण के लिए प्रबंध या व्यवस्था करना ही प्रशासन है। यदि हमें लोक प्रशासन को समझना है तो हमें दोनों शब्द को अलग अलग समझना होगा। सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि प्रशासन क्या है। प्रशासन के संदर्भ में कहा गया कि प्रशासन का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द आया है वो लैटिन भाषा के शब्द से आया है। इसका अर्थ होता है व्यवस्था करना और प्रबंध करना। ये जो प्रशासन है वह प्रबंध करने से इसका तात्पर्य। यह जो प्रशासन है वो लोगों की देखभाल करता है। इसका जो अर्थ है वो है लोगों का देखभाल करना, कार्यों का प्रबंध करना या कार्यों की व्यवस्था करना। तो ये जो प्रशासन है वो अपने आप में कई अर्थों को समाहित किए हुए। विद्वानों के अनुसार अगर हमें प्रशासन को समझना है, अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है, तो हमें इसके तत्वों को समझना अति आवश्यक है। हमें इसके तत्वों को समझना अति आवश्यक है। कुछ विद्वानों ने कहा कि प्रशासन जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए निर्देशन और समन्वय और नियंत्रण को अपने आप में समाहित करता है। ये जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने के लिए निर्देशन मतलब डायरेक्शन, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, और नियंत्रण मतलब कंट्रोल जैसे तत्वों को अपने आप में समाहित करता है। कुछ विद्वानों ने कहा कि प्रशासन जो है उसके अंतर्गत चार तत्व होते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा कि प्रशासन के चार तत्व होते हैं, और ये तत्व हैं खास करके उद्देश्य, संगठन, संसाधन और समय। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रशासन को यदि समझना है तो इसके तत्वों को समझना होगा, और इसके जो तत्व हैं वो चार हैं। और इसके लिए विद्वानों ने कई उदाहरण दिए। उनमें से कई उदाहरण में से उदाहरण है पारिवारिक प्रशासन का, विभागीय प्रशासन का, तथा सरकारी और गैर सरकारी प्रशासन का। मतलब हम प्रशासन को यदि हमें समझना है तो इन उदाहरणों के माध्यम से हम प्रशासन को समझ सकते हैं। अब बात ये उत्पन्न होती है कि ये जो प्रशासन है उसे कैसे समझा जाए। तो प्रशासन को समझने के लिए हमें उदाहरण की जरूरत होगी, और यह उदाहरण हम लेंगे पारिवारिक प्रशासन का। हमारे परिवार में करीबन 6 से 7 सदस्य जरूर होते हैं, 6-7 सदस्य होते हैं, और इन्हीं से मिलकर के परिवार बनता है। जनरली देखा गया है कि वर्तमान में जो संयुक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे कम होते चला गया। इसलिए परिवार में जनरली 6 से 7 लोग होते ही हैं। अगर हम परिवार के माध्यम से, पारिवारिक प्रशासन के माध्यम से प्रशासन को समझने का प्रयास करें
तो हम कह सकते हैं कि यदि परिवार में किसी लक्ष्य या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्देशन मतलब डायरेक्शन, साथ ही साथ समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण कंट्रोल की जो कंट्रोल के जो तत्व हैं वो समाहित होते हैं, तो वह प्रशासन कहलाता है। मसलन हम उदाहरण ले सकते हैं कि एक परिवार में यदि शादी जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, तो इसके लिए परिवार के विभिन्न सदस्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं। इन कार्यों में हो सकता है कि किसी सदस्य को दे दिया गया कि घर का डेकोरेशन कराना है, किसी सदस्य को दे दिया गया कि खाने की व्यवस्था करना है, इत्यादि इत्यादि। तो हर जो सदस्य होगा जिसको अलग अलग काम दिया जाएगा, उस काम को पूरा करने के लिए कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए जाए। और यह संसाधन हो सकते हैं मानवीय संसाधन हो सकते हैं, या वित्त से संबंधित संसाधन हो सकते हैं, रुपये पैसे उन्हें उपलब्ध किए जा सकते हैं ताकि वह काम को बखूबी निभाएं। और जनरली देखा जाता है कि अ, इस परिवार में हर कोई को अलग काम सौंपा जाता है और एक निश्चित समय दिया जाता है कि भाई आपको इस दिन इतने समय तक आपको यह काम कर देना है। तो कार्य करने कार्य करने की का जो उद्देश्य रखा गया कि भाई परिवार में विवाह कार्यक्रम को आयोजित करना है, तो यह आयोजन जो है वो उद्देश्य कहलाया। वहीं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न काम सौंपे गए। तो ये जो काम होंगे वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों को सौंपे जाएंगे, और यह जो व्यक्ति होंगे वो संगठन के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। वहीं इस कार्य को करने के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वो रुपये पैसे से संबंधित जो संसाधन है हों, तो ये जो है जो संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे वो संसाधन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। वहीं जो निश्चित समय दिया गया है कि भाई फलाने डेट में फलाने समय तक आपको यह काम कर लेना है, वह एक तरह से समय को इंगित करता है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो प्रशासन है वो पारिवारिक प्रशासन में भी इसको हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार यह जो है व्यवस्था करता है, किस प्रकार से यह प्रबंध करता है, यह किस प्रकार से कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। तो ये जो प्रशासन है वह एक रूप से कह सकते हैं कि प्रशासन जो होता है वो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एक निश्चित उद्देश्य होता है उसकी प्राप्ति के लिए संगठन के द्वारा, एक संगठन होता है, संगठन एक या दो तीन जो भी हो सकते हैं, संगठन के द्वारा तमाम संसाधनों के आधार पर, तमाम जो संसाधन है उसके आधार पर निश्चित समय पर कार्य करना ही प्रशासन है। मतलब प्रशासन क्या है? निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन के द्वारा तमाम संसाधनों का प्रयोग करते हुए या तमाम संसाधनों के आधार पर निश्चित समय पर कार्य करना ही प्रशासन होता है। तो प्रशासन के संदर्भ में इस उदाहरण में हमने इसके तत्वों को देखा, और निश्चित तौर पर हमने 4 तत्वों को इसमें देखा कि उद्देश्य होते हैं, संगठन होता है, संसाधन होता है और समय होता है, और इसी के आधार पर किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है, किसी लक्ष्य को पूरा किया जाता है। मान लिया जाए इस प्रशासन को समझने के लिए यदि हम सरकारी तंत्र का उदाहरण लें, मान लिया जाए हम उदाहरण लेते हैं कि सरकार के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अगले 5 वर्षों के दौरान कृषि के क्षेत्र में उन्नति करनी है या विकास करना है, और एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि भाई 5 वर्ष में ये उन्नति कर दी जानी चाहिए। तो यह क्या हुआ? एक उद्देश्य हुआ, और इस उन्नति के लिए भिन्न भिन्न संगठनों को लगाया गया। हो सकता है कि कृषि के क्षेत्र में विकास करना है तो कि कृषि मंत्रालय को लगाया जाए, कृषि विभाग को लगाया जाए, सिंचाई और जलापूर्ति विभाग को लगाया जाए। तो ये जो होते हैं वो संगठन होंगे, और वहीं इन संगठनों को कार्य करने के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कि फंडिंग की व्यवस्था की जाती है, मानवीय श्रम की व्यवस्था की जाती है, विभागीय अधिकारी
अधिकारियों की व्यवस्था की जाती है वो संसाधन के रूप में होंगे। वहीं इस कार्य को पूरा करने के लिए जो 5 वर्ष का समय सीमा निर्धारित किया गया वो एक तरह से समय। तो इस समय सीमा के अंतर्गत अपने लक्ष्यों को विभिन्न संसाधनों के माध्यम से प्राप्त करना, संगठन के द्वारा जो प्राप्त करना, वो प्रशासन कहलाएगा। मतलब प्रशासन के अंतर्गत 4 तत्व निश्चित तौर पर रहते हैं और ये जो 4 तत्व होंगे वो उद्देश्य, संगठन, संसाधन और समय होगा। तो प्रशासन जो है वह उसके संदर्भ में कहा जाए तो कहीं भी गलत नहीं होगा कि प्रशासन निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन के द्वारा तमाम संसाधनों के आधार पर निश्चित समय पर कार्य करना होता है। तो ये है प्रशासन। अगर हम प्रशासन के बारे में बात करें तो प्रशासन जो है हमारे जीवन पर्यंत, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक जुड़ा हुआ है। इसके संदर्भ में कहा गया, प्रशासन के संदर्भ में कहा गया कि प्रशासन गर्भ से लेकर के गर्त तक हमसे जुड़ा होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रशासन जो है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे साथ जुड़ा रहता है। वर्तमान में जो राज्य का स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है। और वेलफेयर स्टेट और या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण तमाम जो कार्य हैं वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। हर क्षेत्र में हम देखेंगे कि सरकार हमारे लिए कार्य कर रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार जो है वो हमसे जुड़ा हुआ है और सरकार के कार्यों को अंजाम देने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। अगर हम सरकार को देखें तो हम कह सकते हैं कि सरकार के जितने भी क्रियाकलाप हैं, चाहे वो व्यवस्थापिका से संबंधित हो, चाहे वो कार्यपालिका से संबंधित हो, चाहे वो न्यायपालिका से संबंधित है, वो सरकार के कार्य होते हैं। और सरकार जो है अपने जिम्मेदारी और दायित्वों का निर्वहन करती है। और जब इनके दायित्वों और जिम्मेदारियों का निर्वहन हो चुका होता है तब प्रशासन का कार्य शुरू होता है। और इसके संदर्भ में कहा जाता है कि जहाँ खास करके प्रशासन के संदर्भ में कहा गया कि जहाँ से शासन का काम खत्म होता है वहीं प्रशासन का काम शुरू हो जाता है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं शासन क्या, शासन का संबंध सरकार से होता है। और सरकार क्या, सरकार का संबंध कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से होता है। व्यवस्थापिका क्या, व्यवस्थापिका जो नीति और नियमों का निर्माण करती है। कार्यपालिका क्या, कार्यपालिका जो कि नीति और नियमों को क्रियान्वित करती है। वहीं न्यायपालिका क्या, न्यायपालिका का जो दायित्व है वो यह है कि वह देखे कि जितने भी कार्य हो रहे हैं वो संविधान के अनुरूप हो रहे हैं अथवा नहीं। तो ये जो जितने जो हमने अंग की बात की, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये समस्त जो है सरकार के अंतर्गत आते हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। जैसे कि व्यवस्थापिका नीति नियमों का निर्माण करती है और उन नीति और नियमों का क्रियान्वयन करना कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। और यह काम कौन करता है, यह काम करता है प्रशासन। मतलब हम कह सकते हैं कि शासन का काम, मतलब जो सरकार का है वो काम जहाँ खत्म होता है वहीं प्रशासन का कार्य शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रशासन है वह निश्चित तौर पर कार्यों को अंजाम देने में, कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, मैं समझता हूँ लगभग 70% लोगों की यह इच्छा होगी कि वो बड़े होकर के प्रशासक के रूप में नियुक्त हो, प्रशासक की नौकरी करें। तो ये जो प्रशासक हैं वो करते क्या हैं, वो प्रशासक, ये जो प्रशासक हैं वो व्यवस्था करते हैं। वह कह सकते हैं कि वो लोगों की देखभाल करते हैं। वो देखते हैं कि कहीं किसी प्रकार का नीति या नियमों का उल्लंघन हो तो नहीं रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो प्रशासन है वो खास करके कार्य करते हैं लोगों के लिए, कार्यों का प्रबंध करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। और जैसा कि मान लिया जाए जिला प्रशासन, जिला प्रशासन के अंतर्गत जो मुख्य प्रशासक होंगे वह, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे देखें कि जिला के अंतर्गत जितने भी कार्य
हो रहे हैं वो विधि सम्मत हो रहे हैं अथवा नहीं, या फिर जो विधानमंडल या संसद के द्वारा जो नीति और नियम जो बनाए गए हैं उसका अनुपालन जिला के अंतर्गत हो रहा है अथवा नहीं। तो ये जो प्रशासक होंगे वो स्वयं कार्य करेंगे, साथ ही साथ अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी कार्य करवाएंगे। तो ये जो प्रशासक होते हैं वो कार्य करते हैं, व्यवस्था करते हैं और देखभाल भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो प्रशासन है वो आपको स्पष्ट हो चुका होगा, क्योंकि हमने इस पर चर्चा की। प्रशासन जो है वो खास करके लोगों की देखभाल करता है, सेवा करता है, कार्यों का प्रबंध करता है और व्यवस्था करने के अर्थ में लिया जाता है। वहीं अगर हम दोनों शब्द को देखें, लोक और प्रशासन को, तो इसका अर्थ निकलता है कि लोक प्रशासन लोगों की सेवा से इसका संबंध है। लोक प्रशासन मतलब लोगों की सेवा करना, लोगों की देखभाल करना, लोगों के लिए कार्यों का प्रबंध या व्यवस्था करना होता है। आज के क्लास में बस इतना ही। मैं पुनः उपस्थित हूँगा लोक प्रशासन की परिभाषा को लेकर।